everyone, this is Nikita Vaid. In this video, we are going to do a question on product life cycle. So, OR International Limited, that is Oral, has developed a new product Alpha Cube, which is about to be launched into the market. Company has spent 30 lakhs on R&D of product Alpha Cube. It has also bought a machine to produce the product Alpha Cube, costing rupees 11,25,000 with a capacity of producing 1100 units per week. Machine has no residual value. ओरल क्या एक प्रोडक्ट डेवलप किया अल्फा क्यूब और वो मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है. उस प्रोडक्ट अल्फा क्यूब के लिए कंपनी ने क्या 30 लाख स्पेंड किया R&D पे और मशीन ली एक नई 11,25,000 की और वो मशीन बनाती है 1100 यूनिट्स पर वीक और उस मशीन की कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है. Company has decided to charge price that will change with the cumulative number of units sold. कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के हिसाब से सेलिंग प्राइस डिफर करेगा. अगर 0 से 2200 यूनिट्स तक बिके तो 750, 2201 से 7700 तक 600, 7701 से 15950 तक 525, 15951 से 59950 तक 450 और 59951 के अबव 300. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव सेल्स के हिसाब से क्या सेलिंग प्राइस डिफर करेंगे. ठीक है, जितना सेल हुआ सबको ऐड करते जाएंगे, ये होता है क्यूमुलेटिव सेल. तो जब टोटल सेल 2200 तक है तब तक 750, जैसे ही उससे बड़ी और 7700 हो गई तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 600. ठीक है, और ऐसे करते करते सेलिंग प्राइस कम होता जाएगा. ओके, नाउ based on these selling prices it is expected that sales demand will be as shown below. ठीक है, सेल्स डिमांड क्यों, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो सेल्स डिमांड भी चेंज होगी. गिवन बिलो वीक 1 से 10 तक 220, 11 से 20 तक 550, 21 से 30 तक 825, 31 से 70 तक 1100, 71 से 80 तक 880 और ऐसा करते करते 101 से 110 तक 220 और 110 के ऊपर नील. मतलब 110 के बाद वीक 110 के बाद कोई डिमांड नहीं रहेगी. नाउ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या, फर्स्ट 2200 यूनिट्स में 375 रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट 13750 में 300 रहेगा और ऐसा करते करते 22,000 यूनिट्स तक 188 और उसके बाद 225 हो जाएगा. ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी क्यूमुलेटिव यूनिट्स पर है. राइट, नाउ Oral uses just-in-time production system. Following is the total contribution statement of the product Alpha Cube for its introduction and growth phase. ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन और ग्रोथ फेज के लिए दिया हुआ है. वीक्स, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन बोलता है नया प्रोडक्ट बनाया अल्फा क्यूब, R&D के लिए 30 लैक्स लगाए, मशीन ली 11,25,000 की जिसकी नील रेसिडुअल वैल्यू है. अब क्या बोला, क्यूमुलेटिव सेल्स के हिसाब से सेलिंग प्राइस चेंज होता जाएगा. ठीक है, क्यूमुलेटिव सेल्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, सेलिंग प्राइस कम होता जा रहा है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या उन्होंने दिया कि वीक्स 1 से लेके 110 और उसके बाद के सेल्स डिमांड पर वीक दी है. ठीक है, तो 91 से 100 वीक तक के सेल्स डिमांड बढ़ी, फिर कम हुई और नील हो गई. यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी क्यूमुलेटिव यूनिट्स के हिसाब से दिए हुए हैं. तो ये 22,000 यूनिट्स तक, यहाँ तक के नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स तक 188 और उसके बाद बढ़ जाएगी. ठीक है, नाउ ओरल क्या जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम अप्रोच यूज करता है और उसके इंट्रोडक्शन और ग्रोथ फेज का कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट दिया हुआ है. अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 फेजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल. इंट्रोडक्शन फेज दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है, अब आपको मैच्योरिटी और डिक्लाइन का कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है. मैच्योरिटी स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए ये 30 तक के ग्रोथ हुई, 31 से 70 ये हुई मैच्योरिटी और फिर क्या डिमांड कम होते जा रही है, ये मैक्सिमम थी अब कम होते जा रही है तो यहाँ से लेके ये डिक्लाइन, फिर तो नीली हो जाएगा.
ठीक है, ये डिक्लाइन फेज। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हमको बनाना है। डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्कीमिंग। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा से कम हो रहा है। ठीक है, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च किया है कंपनी में, तो इसके लिए सजेस्टेड है स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। उसने लगाई है स्कीमिंग स्ट्रेटेजी क्योंकि उसको रिसर्च डेवलपमेंट का कॉस्ट रिकवर करना है। उसके लिए वो ज़्यादा से कम कर सकती है प्राइस, उससे टैप होंगे नए नए मार्केट्स। लेकिन अगर वो कम से ज़्यादा करती है तो कस्टमर्स अनॉय हो जाएंगे। ठीक है, और उसको रिकवर भी करनी है रिसर्च डेवलपमेंट की कॉस्ट, तो वो ज़्यादा से कम करेगा प्राइस, स्कीमिंग स्ट्रेटेजी अपनाएगा। ठीक है, ज़्यादा रखेंगे तब कुछ हो सकता है जो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस के प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कस्टमर खरीदेंगे, फिर थोड़ा कम करेंगे, दूसरा मार्केट टैप होगा, फिर उससे कम करेंगे, इसलिए कम करते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा कि कस्टमर अनॉय हो जाएंगे और हमको कॉस्ट भी रिकवर करनी है रिसर्च डेवलपमेंट की। फाइंड पॉसिबल रीजन फॉर चेंज इन कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? इसके रीजन्स ये हो सकते हैं कि लर्निंग कर्व, ठीक है, धीरे धीरे लेबर सीख रहा है, नया प्रोडक्ट है तो धीरे धीरे जब लेबर स्किल सीख जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल दूसरा कारण होता है कि आप बल्क में जब कोई चीज़ लें तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है बल्क का। ठीक है, और थर्ड क्या होगा? चेंजेस जब डिक्लाइन स्टेज में है तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। वो क्यों होगा? देखिए, देर आफ्टर बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों होगा वो ज़्यादा? क्योंकि डिक्लाइन स्टेज पे क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है और हमको क्लियरेंस करने के लिए, स्टॉक क्लियरेंस के लिए कभी कभी मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर सम रीजंस ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ विल डू, पहले रिक्वायर्ड क्या है? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। कॉन्ट्रीब्यूशन statement। maturity, decline और particulars। मैच्योरिटी और डिक्लाइन। मैच्योरिटी क्या? 31 से 70 1100 यूनिट्स। ठीक है, पर वीक, तो 20 वीक्स का निकाल सकते हैं। पर अब हम देखेंगे बाकी चीज़ें, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या? देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 750 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 2200 थे। ठीक है, प्लस ग्रोथ का लेंगे 5500 प्लस 8250, यानी कितना? 15950। और ये क्यूमुलेटिव है ये वाला। ठीक है, 15950 तक 525। ठीक है, अब क्या? 15950 से 59950 तक 450 रहेगा। ठीक है, तो ये 1100 पर वीक। 1100 इंटू 20 करते हैं, ये 40 वीक्स है, सॉरी, इंटू 40 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 44,000। और क्या था? 15950 प्लस 15950, इसका मतलब क्या? 59950, ये 450 रहेगा तब तक के सेल प्राइस। ठीक है, ये पूरे 31 से 70 तक सेल प्राइस रहेगा 450, और 71 से फिर लेके 110 तक सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 300। समझा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यूनिट सोल्ड, ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है सारे नंबर्स की क्यूमुलेटिव सेल्स। तो अभी देखिए, सेल्स पहले इंट्रोडक्शन में 2200 प्लस ग्रोथ में 5500 प्लस 8250, इसका टोटल आता है 15950। तो 15950 यहाँ तक के, अब 15950 के ऊपर जितने भी यूनिट्स है 450 होगा उसका। ठीक है, 450 होगा सेलिंग प्राइस। 15950 के ऊपर अब देखेंगे 1100, ये पर वीक का, इंटू 40। ठीक है, ये 40 वीक्स है, तो कितना? 44,000 प्लस 15950,
यानी कि क्या 59,950 तक 450, ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी स्टेज में सेलिंग प्राइस 450 और उसके ऊपर डिक्लाइन स्टेज में 300 हो जाएगी, ठीक है, ये समझ गए। अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, देखिए यूनिट्स कितनी है 2200 प्लस 5500 प्लस 8250, ठीक है। फर्स्ट 2200 यूनिट्स का 375 था, ठीक है, और उसके बाद का 1350 का 300 यूनिट्स था। इन दोनों का टोटल करते हैं 2200 प्लस 13,750 कितना 1595। इन दोनों का टोटल 15,950 और इन तीनों का टोटल भी कितना 15,950, 2200, 5500 और 8250, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 375 और 300, ठीक है। अभी इसके आगे की नेक्स्ट 2200, ठीक है, लेकिन 22,000 सॉरी, लेकिन ये तो 40 वीक्स है, ठीक है, और इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल चारों वीक का 44,000। ये नेक्स्ट 22,000 के लिए 225 यूनिट्स है और उसके नेक्स्ट 22,000 के लिए ₹188 है। तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 22,000 में और 22,000 में, क्योंकि इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग है, इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट 22,000 का ये, उसके बाद 225 यानी 71 से 110 तक के 225 रुपीज़ पर यूनिट रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो अब हमको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, वीक्स 31 से 50 अलग और 51 से 70 अलग। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पूरे 44,000 का सेम नहीं है, 22,000 का अलग है और आगे के 22,000 का अलग है, राइट। 71 110। नाउ नंबर ऑफ units produced and sold, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई और सोल्ड, ठीक है। सो 31 से 50 के बीच कितनी 1100 पर वीक, 1100 इंटू 20, 31 से 50 के बीच कितने वीक्स आएंगे 20, सो इट्स 22,000। देन 51 से 70 के बीच 1100 इंटू 20, 22,000 और फिर 71 से 110 के बीच कितनी 880 प्लस 660 प्लस 440 प्लस 220 विच इज इक्वल टू 2200 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स और ये क्या पर वीक का है, इंटू 10, 880 इंटू 10, 660 इंटू 10, 440 इंटू 10, 220 इंटू 10, तो विच इज इक्वल टू 22,000 यूनिट्स, राइट। नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड किया, अभी क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए बी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, 15,950 पहले ही हो चुका था। कब तक के हो चुका था ये, इंट्रोडक्शन फेस और ग्रोथ फेस में। अब मैच्योरिटी फेस में ये रहेगा 450 और डिक्लाइन फेस में 300, ठीक है। सो मैच्योरिटी फेस में दोनों में 450, मैंने बताया था कैसे निकाला, क्यूमुलेटिव 450 और यहाँ 300। नाउ सी इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब हमने लिए तो क्या होगा देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ये है नीचे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मैंने बताया था ये 15,950, ये क्या इंट्रोडक्शन और ग्रोथ फेस में हो गया। मैच्योरिटी फेस में 22,000, नेक्स्ट 225, उसके नेक्स्ट 22,000 188, सो 225 188, राइट। और उसके बाद कितना 225, डिक्लाइन फेस में 225, ठीक है। सो नाउ
contribution per unit. Contribution per unit कितना? Selling price minus variable cost. 450 minus 225, which is equal to 225. 450 minus 188, which is equal to 262. 300 minus 225, which is equal to 75. राइट. सो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अभी ई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, डी इंटू ए. 22,000 इंटू 225, विच इज इक्वल टू 49,50,000. 22,000 into 262, which is equal to 57,64,000. Now 22,000 decline phase में into 75, which is equal to 16,50,000. तो ये क्या आ गया? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. आपको स्टेटमेंट यही बनाना था टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का. सो दिस इज कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. हमने सबसे पहले क्या देखा कि मैच्योरिटी में कौन से वीक्स आएंगे? तो जहाँ सेल्स डिमांड पर वीक जहाँ तक के बढ़ रही है और फिर जैसे ही कम होना चालू हो जाएगी तो ये क्या है? डिक्लाइन स्टेज है. ठीक है. अभी मैच्योरिटी स्टेज में भी 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सेल्स पर यूनिट तो ठीक है 15,951 से 15,950 यानी पूरा मैच्योरिटी तक 450 था और फिर डिक्लाइन में सेल्स पर यूनिट 300 था. तो हम 44,000 कर सकते थे 40 वीक्स का अलग और आगे के 22,000 डिक्लाइन स्टेज के अलग लिख सकते थे. ये 2 कॉलम बनते. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का क्या था? 22,000 यूनिट्स का 225 था, उसके नेक्स्ट 22,000 का 188 था और डिक्लाइन स्टेज का फिर 225 था. तो वेरिएबल कॉस्ट 44,000 में से 44,000 कैसे आया? 1100 इंटू 40 वीक्स. ठीक है. 44,000 में से 22,000 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग था और आगे के 22,000 का अलग था. इसलिए हमने मैच्योरिटी में 2 कॉलम बनाए 22,000 एंड 22,000 और डिक्लाइन में बनाया एक ही कॉलम 22,000 का, बिकॉज इसका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ये जो सारे वीक्स है सबका सेम था. तो हमने डिमांड को क्या कर लिया? ऐड कर लिया. 880 इंटू 10 वीक्स प्लस 660 इंटू 10 वीक्स 440 इंटू 10 वीक्स प्लस 220 इंटू 10 वीक्स दैट इज इक्वल टू 22,000 यूनिट्स. ठीक है. तो ऐसे हमने बना लिया, पुट कर दिए सारे वैल्यू. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. सो दिस वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब. प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? स्कीमिंग. ओरल फॉलोज स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. ठीक है. स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है. Oral has invested large amount in R&D and thus it should follow scheming प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ओनली. मतलब क्या कि जिसका R&D में ज़्यादा स्पेंड हुआ हो उसको क्या करना चाहिए? स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए. और ओरल का R&D में काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, सो इट शुड फॉलो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ओनली. ठीक है. इट हैज़ टू रिकवर amount spent in R&D and increasing price will annoy potential customers. Hence, it will tap market
by gradually lowering द प्राइसेस। ठीक है, अभी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, क्योंकि उसने बहुत अमाउंट R&D में स्पेंड किया है। तो एक क्या हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ाए, दूसरा क्या हो सकता है, धीरे धीरे कम करे। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ाएगा तो पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होंगे, अनॉय होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे कम करेगा तो क्या होगा कि ये स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, धीरे धीरे कम करना। तब क्या होगा कि ठीक है, जब ज़्यादा प्राइस था तो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, उन कस्टमर्स ने ले लिया। फिर कम किया तो दूसरा मार्केट टैप हुआ, फिर कम किया तो और जो कस्टमर और सस्ता प्रोडक्ट लेते हैं उनने लिया। ऐसे करके धीरे धीरे वो नया नया मार्केट, नए नए कस्टमर को टैप करेंगे। लेकिन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कस्टमर अनॉय हो जाएंगे, लेकिन उसको क्या करना है, R&D का जो अमाउंट है वो तो रिकवर करना ही है। ठीक है, इसलिए वो क्या स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनाएगा। नाउ थर्ड, find possible reasons for the changes in cost during the life cycle of the product alpha cube. There is a lot of price changes in life cycle of alpha cube. Possible reasons are learning curve and economies of scale. ठीक है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, लर्निंग कर्व, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लर्निंग कर्व applies where there is a new product and the work is labor intensive. लेबर से होता है तो, ठीक है, the labor will learn the skills gradually and thus time per unit and cost per unit will gradually डिक्रीज। ठीक है, लर्निंग कर्व कहाँ अप्लाई होता है, न्यू प्रोडक्ट आया तो धीरे धीरे लेबर स्किल सीखते हैं। तो धीरे धीरे जब लेबर स्किल सीखेंगे तो टाइम पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ठीक है, ये लर्निंग कर्व। नाउ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टिल द मैच्योरिटी स्टेज, till the maturity stage, cost per unit will decrease as oral will get benefit of quantity discount from suppliers and economies of scale. ठीक है, क्या मैच्योरिटी स्टेज तक ग्रेजुअली क्या होगा, प्राइस पर यूनिट डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आप देखेंगे, प्राइस पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा मैच्योरिटी स्टेज तक की। क्यों, क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस्काउंट मिलेगा किससे, सप्लायर से। नाउ मेथड, इन द डिक्लाइन स्टेज, in the maturity stage, variable cost per unit is minimum as oral does not have to spend much on marketing. ठीक है, अब आप देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैच्योरिटी में सबसे कम है। देखिए, मैच्योरिटी तक
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको मिल रहा है। मैच्योरिटी जो स्टेज है उसमें सबसे कम है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्यों? क्योंकि उस समय आपको क्या मिल रहा होता है, ये बेनिफिट कि आपको मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं करना है। आपने ऑलरेडी क्या इंट्रोडक्शन ग्रोथ फेज पे बहुत मार्केटिंग कर दी, तो अभी मैच्योरिटी स्टेज पे आपको मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर इन द डिक्लाइन स्टेज कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी से बढ़ गया। देखेंगे अभी हम, कॉस्ट बढ़ गया। मैच्योरिटी में 188 था, मिनिमम था। क्यों? क्योंकि आपको मार्केटिंग पे भी स्पेंड नहीं करना है। लेकिन डिक्लाइन में क्या बढ़ गया, मैच्योरिटी से ज़्यादा हो गया, 188 से 225 हो गया। ठीक है, हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम मैच्योरिटी स्टेज। दिस इज बिकॉज demand is declining and also oral will have to spend on marketing फॉर स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्यों होगा, क्योंकि डिमांड कम हो रही है। ठीक है, डिमांड कम होने के वजह से भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा किसका, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या होगा कि मार्केटिंग पे स्पेंड करना पड़ सकता है स्टॉक क्लियरेंस के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज इट। रीजंस दिए हमने कि क्यों डिफरेंट कॉस्ट थे ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, चेंजेस इन कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, अल्फा क्यूब, ये हमने दे दिए। तो हमने तीनों का आंसर कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बता दी क्या है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और पॉसिबल रीजंस बता दिए कॉस्ट के चेंज में ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, अल्फा क्यूब। बेसिक रीजंस है लर्निंग कर्व, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मैच्योरिटी तक नहीं मिलेगा और फिर डिक्लाइन में नहीं मिलेगा, इसलिए कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, मैच्योरिटी में मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगेगी और डिक्लाइन में स्टॉक क्लियरेंस के लिए मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी। सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।